हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और कल मैंने ज्योमेट्री शुरू कर दी है भाई, आप सबका फेवरेट चैप्टर। मजा तो खूब आ रहा होगा आपको पढ़ने में, है भाई? हम्म। आना ही चाहिए। हाँ, मुझे सब लोगों के मैसेज दिखाई दे रहे हैं भाई दोस्त। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे आज एलिगेशन, और ये चैप्टर हम समाप्त करेंगे एलिगेशन को आज। ठीक है जी। 30 सवाल हैं जो मुझे अभी इस क्लास में करने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। मैच है, मैच देखते रहो, आप पढ़ाई मत करना है। एक क्लास में 20 बॉयज हैं, 30 गर्ल्स हैं। मिड सेमेस्टर एग्जाम में गर्ल्स का एवरेज स्कोर बॉयज से 5 जाता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में गर्ल्स का एवरेज स्कोर ड्रॉप्ड बाय 3, 3 कम हो जाता है। जबकि इंटायर क्लास का, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 2 बढ़ जाता है। तो बॉयज का एवरेज स्कोर में कितना इंक्रीज हुआ, ये फाइनल एग्जाम के बारे में दिया है। तो मिड सेमेस्टर की जरूरत क्या है? ये वाली जो लाइन है इसका उतना ही महत्व है जितना उसके वादों का था। समझ में आया? कोई महत्व नहीं है। समझ में आया? तो भाई एक क्लास में 20 बॉयज है और 30 गर्ल्स है, यानी कि बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 2:3। हुआ क्या, फाइनल सेमेस्टर के जब एग्जाम हुए फाइनल सेमेस्टर के, तो लड़कियों का एवरेज स्कोर 3 गिर गया। लड़कियों का एवरेज स्कोर में 3 की गिरावट आई, जबकि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर, इंटायर क्लास बॉयज प्लस गर्ल्स का एवरेज स्कोर 2 बढ़ गया। तो बॉयज के एवरेज स्कोर में कितने का चेंज आया? एलिगेशन नहीं दिखाई दे रहा। एवरेज स्कोर पर एलिगेशन लगाते तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आता है। अब 2 में से -3 को घटाएंगे, 5 आएगा। अब 2 की वैल्यू 5 है, 2.5 टाइम्स, तो 3 की वैल्यू भी 2.5 टाइम्स होगी, 7.5। भाई अगर ये मीन वैल्यू से कम है, 2 से कम है -3, तो ये मीन वैल्यू से ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा होगा। 2 से 7.5 ज्यादा होगा, यानी कि 9.5। तो बॉयज का मेरे दोस्तों जो एवरेज स्कोर में इंक्रीज हुआ वो 9.5 का हुआ। ये आंसर है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट आपके सामने 20। देखते हैं कितने बालक किस सवाल को कर पाते हैं। कौन करेगा? बहुत सारे स्टूडेंट ने एक एग्जाम दिया मेरे दोस्तों। एग्जाम की आंसर की में एक एरर थी जिसने 48 स्टूडेंट के मार्क्स को अफेक्ट किया। उनका एवरेज स्कोर 78 से 66 रिड्यूस हो गया। रिमेनिंग स्टूडेंट्स में उनका एवरेज स्कोर 3.5 मार्क्स बढ़ गया। दिस रिजल्टेड द रिडक्शन ऑफ एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट बाई 4.5 मार्क्स। सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी हुई। द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अटेंडेड द एग्जाम, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र कितने हैं? तो भाई ये बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। अब उसमें से 48 स्टूडेंट ऐसे हैं, 48 स्टूडेंट्स के अंकों को प्रभावित किया, और इनका जो है मेरे दोस्तों एवरेज स्कोर 78 से 66 हो गया। 78 से 66 हो गया तो कितना घट गया मेरे दोस्तों? 12, 12। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, रिमेनिंग स्टूडेंट उनका एवरेज स्कोर बढ़ा, रिमेनिंग स्टूडेंट का 3.5 इंक्रीज हो गया। जबकि इंटायर क्लास का, पूरी क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो 4.5 डिक्रीज हुआ है, 4.5। यहां हमेशा एंटायर लिखते हैं मेरे दोस्तों, या मीन वैल्यू लिखते हैं। 48 स्टूडेंट प्लस रिमेनिंग स्टूडेंट, यानी कि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 4.5 डिक्रीज हुआ है। तो एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्तों। अब 3.5 में से माइनस का 4.5 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब देखिए माइनस के 4.5 में से माइनस का 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस के 4.5 में से माइनस का 12 घटाएंगे तो 7.5 आएगा। तो रेशियो हो जाएगा जी, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 रेशियो 15, यानी कि टोटल स्टूडेंट आएंगे जी 31 का मल्टीपल। 31 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन है आंसर। भाई ये कितने स्टूडेंट थे? 48 स्टूडेंट थे, तो 16 की वैल्यू 48 दी हुई है मेरे दोस्तों, 3 गुना। तो टोटल स्टूडेंट है 16 प्लस 15 31। 31 की वैल्यू भी 3 टाइम्स होगी, यानी कि 93 स्टूडेंट सवाल का आंसर है, 93। ओके, फाइनल सेमेस्टर के फाइनल सर कैसे पता चला? मिड लाइन लेन जरूरी नहीं है, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर के जो है मेरे दोस्त उसी में चेंज दिया है और उसी के बारे में पूछा है। मिड की कोई आवश्यकता नहीं है जी। ये बताएंगे। सवाल नंबर 21 करेंगे बच्चों।
21। इस लेवल के अच्छे अच्छे सवाल एक भी मुश्किल नहीं है, सारे सवाल रेलेवेंट है एग्जाम में जैसे आते हैं। ठीक है बच्चों, बताइएगा। बोला ए रेबिट ऑन ए कंट्रोल डाइट इज फेड डेली 300 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ टू फूड्स, फूड एक्स एंड फूड वाई. Food X contain 10% protein, food Y contain 15% profit. If the rabbit's diet provide exactly 38 gram of protein daily, how many gram of food X are in the mixture? एक चूहा है, डाइटिंग पे चल रहा है, ठीक है भाई। तो वो दो टाइप के फूड खाता है, फूड एक्स एंड फूड वाई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। फूड एक्स में 10% प्रोटीन है, फूड वाई में 15% प्रोटीन है। वो डेली 300 ग्राम फूड खाता है, डेली। अब इस 300 ग्राम फूड में 300 ग्राम मिक्सचर खाता है एक्स और वाई का, 38 ग्राम प्रोटीन है। यानी कि जो फूड वो टोटल खा रहा है 300 ग्राम में कितना प्रोटीन है? 38 ग्राम प्रोटीन है। तो परसेंटेज में इनटू 100%, यानी कि आई कैन से दैट कि ओवरऑल जो फूड खा रहा है फूड एक्स प्लस वाई का मिक्सचर, उसमें 38/3% प्रोटीन है। तो आप मुझे बताओ फूड एक्स और फूड वाई किस क्वांटिटी में खा रहा है, किस रेशियो में खा रहा है? तो पूरे एलिगेशन को 3/3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। तो आ जाएगा 7:8। यानी कि फूड एक्स और फूड वाई इस रेशियो में खा रहा है, तो फूड एक्स की मात्रा होगी 7 का मल्टीपल। ये आंसर है बी ऑप्शन। टोटल 7, 8, 15 हो गया। 15 की वैल्यू 300 ग्राम फूड के बराबर है। फूड एक्स और फूड वाई का 300 ग्राम मिक्सचर खा रहा है 20 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 20 गुना आ जाएगी, 140 ग्राम। बहुत बेहतरीन बेसिक कंसेप्चुअल सवाल है। ऐसे सवाल प्रैक्टिस करने चाहिए स्टूडेंट्स आपको। आगे चलते हैं, करिए स्टूडेंट। सवाल नंबर आपके सामने 22, जवाब देंगे बच्चों। क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का? सभी लोग करेंगे, सभी लोग। सभी लोग करेंगे। देखिएगा, एक एग्जाम में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट को एक क्वेश्चन करेक्ट करने के 4 मार्क्स मिलते हैं। एंड फॉर अनअटेम्प्टेड और रॉन्गली आंसर क्वेश्चन 1 मार्क्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर। अगर एक सवाल गलत कर दिया तो 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी। स्टूडेंट का स्कोर आया है 450 इस टेस्ट में, तो आपसे पूछा है कितने आंसर उसने करेक्ट दिए, कितने आंसर उसने सही दिए। देखिए 2 तरीके हैं, आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो और शिफ्टिंग से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा भाई। एक सवाल सही करने के 4 नंबर मिलेंगे, करेक्ट पे 4 नंबर ईच क्वेश्चन, रॉन्ग करने पे -1 नंबर ईच क्वेश्चन। ओवरऑल क्या मिला है? ओवरऑल उसके 450 नंबर आए हैं और उसने 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। यानी कि मेरे दोस्तों ओवरऑल उसके एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिले? सही करने के 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, गलत करने का 1 मार्क्स पर क्वेश्चन। ओवरऑल उसको मिले 450 मार्क्स 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, यानी कि आ जाएगा 2.5। यहां पे एलिगेशन लगाएंगे तो करेक्ट और इनकरेक्ट की संख्या का रेशियो आ जाएगा, करेक्ट और इनकरेक्ट की संख्या का रेशियो। ये तरीका नंबर 1 हो गया एलिगेशन से। ज्योति सवाल पढ़ो। 300 ग्राम टोटल फूड में 38 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है जी, चलेगा। ये तो समझ में आ गया ना। अब देखिए, मैं आपको इस सवाल को करने का एक तरीका और बता रहा हूं, अगले सवाल में भी ये तरीका बताऊंगा, ध्यान सुनेगा भाई। जैसे एक एग्जाम में 180 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? 180। मैंने मान लिया कि स्टूडेंट ने सारे के सारे सही करे। 180 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन सही करेगा, हर क्वेश्चन के 4 नंबर मिल ले, तो उसके अगर वो सारे क्वेश्चन सही करता तो उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 720। भाई 180 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन सपोज उसने सही करा, माना और क्वेश्चन आर राइट, तो 720 नंबर आने चाहिए। लेकिन नंबर उसके आए कितने? 450। 720 की बजाय उसके 450 नंबर आए। कितने नंबर कम आए? तो आप कहोगे सर 270 नंबर कम आए। ये 270 नंबर कम क्यों आए? वाई दिस कम कमिंग नंबर? तो आप कहोगे सर गलत करने की वजह से। भाई एक क्वेश्चन सही करने पर उसको 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सही करने की बजाय अगर वो रॉन्ग कर देता है तो 1 नंबर काट लिया जाता है। यानी कि अगर एक स्टूडेंट अगर एक क्वेश्चन सही करने की बजाय गलत कर देता है तो उसको 4 - 1 5 नंबर का नुकसान होता है, 5 नंबर का। ये बात क्लियर है कि नहीं?
एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते, गलत करने पर -1 मिलता है। तो एक क्वेश्चन गलत करने पर 5 नंबर का नुकसान होता है। 4 नंबर मिलने की बजाय 1 नंबर कट और गया, तो टोटल 5 का गैप आया। एक क्वेश्चन गलत करने से 5 का नुकसान हुआ। अगर टोटल 270 नंबर कम आए तो उसने कितने गलत करे होंगे, कितने गलत करे होंगे? 270 को 5 से भाग दे देंगे, यानी कि 54। तो 54 क्वेश्चन उसने करे हैं रॉन्ग। तो राइट कितने करें? 180 में से 54 उसने रॉन्ग करे हैं, माइनस कर देंगे, तो बाकी का 126 क्वेश्चन उसने सही अटेम्प्ट किए हैं। सी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल देखो आप लोग स्टूडेंट्स, ये वाला सवाल ठेकेदार वाला कितना प्यारा क्वेश्चन है। जवाब देंगे इस सवाल के बारे में, बताओ। ठीक है भाई, एक लेबर को इस काम पे रखा गया कि उसे 75 रुपए मिलेगा हर दिन काम करने का, लेकिन अगर वो किसी दिन एब्सेंट रहता, छुट्टी मारता है, तो 15 रुपए उस पर जुर्माना लगेगा, 15 रुपए उल्टे देने पड़ेंगे। 20 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को 1140 रुपए दिए। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए पेमेंट करा। तो मजदूर कितने दिन काम से एब्सेंट रहा है? तो भैया मैंने मान लिया कि मजदूर हर दिन काम पे आया। अगर मजदूर को एक दिन काम पे आने का मिलता है 75 रुपए, 20 मैंने मान लिया कि मजदूर 20 के 20 दिन काम पे आया है, एक दिन में 75 रुपए कमाता है, तो मजदूर अगर हर दिन काम करने आएगा, अटेंड करेगा, तो 20 दिन में 1500 रुपए कमाने चाहिए मजदूर को। लेकिन मजदूर ने कमाए कितने, उसको मिला कितना पेमेंट? 1140 रुपए मिला। तो कितना पेमेंट कम मिला? 360 रुपीज कम मिला पेमेंट। ये कम क्यों मिला है? तो आप कहोगे सर छुट्टी मार रहा, ससुरा छुट्टी मारने की वजह से। भाई मजदूर अगर एक दिन काम करता है तो उसको 75 रुपए मिलते हैं, 75 रुपीज। लेकिन अगर वो एक दिन काम ना करके छुट्टी मार लेता है तो 15 रुपए काट लिए जाते, जुर्माना लगता है उस पर। यानी कि एक दिन छुट्टी मारने की वजह से उसको 90 रुपए का नुकसान होता है, 19 रुपीज का। 75 रुपए जो जेब में आने थे वो तो आए नहीं, उल्टे 15 जेब से चले गए, तो 90 रुपए का नुकसान हुआ। टोटल नुकसान 360 रुपए का हुआ है। तो छुट्टी कितने दिन मारी होगी? 360 को 90 से डिवाइड करेंगे, 4 दिन की छुट्टी मारी है। सी ऑप्शन, वो एब्सेंट रहा है 4 दिन। छह दिन नहीं बेटा, 4 दिन आंसर है। ये बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर 24 आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा क्वेश्चन करके जब बताएंगे क्या उत्तर है इस सवाल का। जवाब देंगे बच्चा लोग सब। अनुराग और अमरदीप के बीच 72,000 रुपए। अनुराग और अमरदीप के पास मिलाकर कितना रुपया? 72,000। अनुराग अपने पैसे का 16% खर्च करता है, जबकि अमरदीप 28% खर्च करता है। अब उनके पास टोटल धनराशि का 79% बचा। तो पूछा है अनुराग के पास कुल कितनी धनराशि बची है। इनिशियल वैल्यू नहीं पूछी, फाइनल वैल्यू पूछी है। देखिए दो लड़का लोग हैं, अनुराग और अमरदीप, दोनों के पास टोटल मिलाकर 72,000 ने, कुछ अनुराग के पास कुछ अमरदीप के पास। तो अनुराग के पास जो अमाउंट है उसका 16% खर्च करता है, अमरदीप के पास जो अमाउंट है उसका 28% खर्च करता है। जबकि अनुराग प्लस अमरदीप ने अपने पास टोटल जितना पैसा है उसका 79% हिस्सा बचा, उनके पास 79% हिस्सा बचा। तो दोनों ने कुल मिलाकर टोटल का कितना खर्च कर दिया? 100 में से 79% अगर बचा है तो दोनों ने कुल मिलाकर, अनुराग प्लस अमरदीप ने जितना उनके पास पैसा था उसका 21% मेरे दोस्तों उन्होंने खर्च कर दिया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अनुराग और अमरदीप के पास पैसा होगा किस रेशियो में? 7:5 इस रेशियो में होगा। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि टोटल हो गया जी 7 5 12, 12 की वैल्यू 72,000 है, 6,000 गुना। तो अनुराग के पास कितना पैसा है? 7, 7 की वैल्यू भी 6,000 गुना आएगी, 42,000 रुपए, 42,000 रुपीज। तो बच्चा लोग ये आया है यहां से
इनिशियल की अनुराग के पास इनिशियली 42,000 रुपए थे, इनिशियल वैल्यू पूछा ही नहीं है सवाल में। तो ये पूछा कि अनुराग के पास कुल कितना पैसा बचा, व्हाट अमाउंट ऑफ अनुराग, व्हाट अमाउंट इज लेफ्ट विद अनुराग नाउ। भाई अनुराग के पास हमेशा इनिशियल वैल्यू का रेशियो आता है। अनुराग ने अपने पैसे का 16% खर्च कर दिया है। अनुराग के पास 42,000 थे, 42,000, 16% अनुराग ने खर्च कर दिया, 100 में से 16 खर्च कर दिया, तो अनुराग के पास बचा कितना, 84%। 42,000 का 84% अनुराग के पास बचा, यानी कि ये आएगा मेरे दोस्तों 0 के बाद 8 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 कौन करेगा? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन एलिगेशन और डेविएशन दोनों से हो सकता है मेरे दोस्तों, बताइए जल्दी से करो। बनाएंगे 25वां सवाल। हाँ जी अजय, बिल्कुल। दोनों को इक्वेट करके, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है अजय एलिगेशन। एक आदमी 2 टाइप के चावल खरीदता है जिनके प्राइस हैं, 2 टाइप के चावल एक आदमी ने खरीदे जिनके प्राइस हैं 325 रुपीज पर केजी और 195 रुपीज पर केजी, और उन्हें क्रमशः 720 केजी और 675 केजी खरीदा। ठीक है, पहला चावल 720 किलोग्राम, दूसरा चावल उसने खरीदा है मेरे दोस्तों, अभी दूसरा चावल 675 किलोग्राम। पहले प्रकार के चावल पर 22% का लाभ हुआ, फर्स्ट टाइप के चावल पे 22% लाभ, तो सेकंड प्रकार के चावल को किस दाम पे बेचना चाहिए कि कुल प्रॉफिट 40% हो। तो आप मुझे बताओ कि सेकंड टाइप के चावल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे हमें सेल करना होगा कि ओवरऑल प्रॉफिट 40% का हो। एक आदमी ने 2 चावल खरीदे, तो इन दोनों टाइप के चावल को, फर्स्ट और सेकंड 2 टाइप के चावल खरीदे, इन दोनों टाइप के चावल को खरीदने में आदमी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। पहले टाइप का चावल है 325 रुपी पर केजी, सेकंड टाइप का चावल है 195 रुपी पर केजी। चावल है कि सोना है भाई। ये 1 किलो चावल 325 रुपए का 720 किलोग्राम खरीदा है, तो 720 किलोग्राम चावल इतने रुपए का होगा। 1 किलो चावल 195 का है, 675 किलोग्राम चावल खरीदा है, तो 675 किलोग्राम चावल कितने रुपए का होगा, इतने रुपए का। तो भाई पहले और दूसरे टाइप के चावल को खरीदने में जो उसने पैसा खर्च किया उसका रेशियो ये होगा, 1 किलोग्राम चावल 325 का 720 किलोग्राम इन तरह का। ठीक है ना। तो व्हाट इन्वेस्टमेंट यू आर गिविंग इन खरीदिंग फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ चावल, समझ में आया। तो आप उसका क्या ले लेंगे, रेशियो। बताओ किससे जाएगा ये। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 25 से तो जान ही जाना है, 25 से कम 25, और ये 25 थी 75 है भाई, और ये 25 दूनी 50, 17 25 7 175। अब 13 से मेरे दोस्त 15 बार चला जाएगा, और 15 से 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, फिर ये 3 से चला जाएगा, 48 16 बार, 27 9 बार, तो 16 रेशियो 9। यू आर पाइंग दिस इज 16 रेशियो 9। आप बोलोगे हाँ जी सर 16 रेशियो 9। यहां तक की बात हर बच्चे को समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी आ गई। तो दोनों टाइप के चावल को खरीदने में पैसा इस रेशियो में खर्च किया है। बोला फर्स्ट टाइप के चावल पे 22% का प्रॉफिट हो, फर्स्ट टाइप के चावल को बेचा है 22% के प्रॉफिट पे। ओवरऑल जो प्रॉफिट है कुल मिलाकर 40% का प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट प्लस सेकंड, डेविएशन या एलिगेशन में प्लस आता है, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों टाइप के चावल पर कुल मिलाकर बीच में प्लस का साइन है, 40% प्रॉफिट हुआ। तो कोई मुझे बताएगा कि सेकंड टाइप के चावल को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचोगे, सेकंड टाइप के चावल को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचोगे, बताओ। इंग्लिश में यही लिखा है बेटा।
जल्दी से, अगर देखो ये आप डेविएशन से भी पता लगा सकते हैं, एलिगेशन से भी पता लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। अगर ओवरऑल 40% प्रॉफिट चाहते हैं तो ये भी 40% प्रॉफिट होना चाहिए, यहां भी 40% प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ओवरऑल 40% प्रॉफिट चाहते हैं, ये 22% है, 40 से कितना कम है 22, 18% कम है, 40 से 22 कितना कम है 18%, तो यहां 16 का मेरे दोस्तों 18% कम है। तो बैलेंस करने के लिए मेरे दोस्तों 16 का 18% एक्स्ट्रा कर देते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने के सामान पर? सामान जो है 9 रुपए का बटे 9, तो 9 दूनी 18, तो 16 दूनी 32, 40 प्लस 32 72% आ गया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेकंड टाइप के चावल को अपन लोगों को 72% के दाम पर बेचना चाहिए, 72% प्रॉफिट पर। लेकिन आपसे पूछा किस प्राइस रेंज में बेचना चाहिए। सेकंड टाइप का जो चावल है वो 195 रुपए पर किलो का है प्राइस, यानी कि 1 किलो चावल 195 रुपए का है। अगर मैं 72% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं सेकंड टाइप के चावल पे, तो 172% में सेल करना होगा इसका 172%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 195 को 200 माइनस 5 लिख लो। अब 200 का 172% आएगा, 200 माइनस 5 लिख लेंगे ना, 200 का 172% आ जाएगा भी 346, 340 और 6 344 माइनस 5 का 172%, 5 का 172% हो गया जी ये, यानी कि 344 से कम आएगा। अच्छा कितना कम आएगा ये? 8.5 और 0.01, यानी कि 8.1 हो जाएगा वो 8.6, यानी कि एंड में 0.4 आएगा, 335.4, ये ना एंड में 0.4 आना चाहिए, 335.4 रुपीज पर केजी। तो 195 को 200 माइनस 5 लिख के कैलकुलेशन करेंगे, इजी रहेगा। 335.4 रुपीज पर केजी के दाम पर बेचना चाहिए। बहुत अच्छा प्यारा सवाल था मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 26, जवाब दीजिएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सब बच्चे एक सांस में जवाब देंगे। करें, बढ़िया क्वेश्चन है। एक दूध वाले के पास दूध का एक बर्तन है जिसमें 7 पार्ट मिल्क है, 3 पार्ट वाटर है। बिफोर सेलिंग इट टू कस्टमर, कस्टमर को सेल करने से पहले इसका कुछ पार्ट रिप्लेस किया जाता है मिक्सचर वाटर से। फिर मिक्सचर में हाफ मिल्क और हाफ वाटर हो जाता है। तो आपसे पूछा मिक्सचर का कितना पार्ट रिप्लेस किया गया है वाटर से, कंटेनर में मिक्सचर का कितना पार्ट रिप्लेस किया गया है बताओ। तो बच्चों ये सवाल वैसे एलिगेशन से किया जा सकता है बट इट विल गेट कैलकुलेटिव। तो मैंने आपको ये सवाल सिखाया हुआ है मेरे प्यारे भाई, कैसे करना होता है सवाल। एक बर्तन में मेरे दोस्तों मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर जिसमें 7 पार्ट मिल्क है, 3 पार्ट वाटर है। आपने मिक्सचर का कुछ हिस्सा निकाला, पानी से रिप्लेस कर दिया। फिर मिक्सचर में आधा मिल्क आधा वाटर हो गया, तो आपने रिप्लेस किया है। आधा मिल्क आधा वाटर मतलब मिल्क वाटर इक्वल है, बराबर बराबर 1:1 के रेशियो में। तो मेरे प्यारे भाई टोटल मिक्सचर तो सेम होना चाहिए। अगर टोटल पहले 7 3 10 था तो अभी भी 10 होना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने मिक्सचर का कुछ हिस्सा निकाला, पानी से रिप्लेस किया, तो पानी की क्वांटिटी तो डिस्टर्ब होगी ना, मिल्क पे फोकस करेंगे। मिल्क पहले 7 था, मिल्क 7 से 5 रह गया, तो मिल्क कितना निकाला है आपने 2/7, यानी कि अगर मिल्क अपनी क्वांटिटी का 2/7 निकला है तो आपने मिक्सचर को भी 2/7 निकालकर रिप्लेस किया होगा पानी से। भाई जब आप मिक्सचर निकालते हो तो मिल्क भी निकलता है, वाटर भी निकलता है। फिर वाटर आप मिला देते हो तो वाटर तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन मिल्क निकला है 2/7, तो आपने मिक्सचर भी टोटल क्वांटिटी का 2/7 निकाला होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 27। अब यहां से डबल एलिगेशन वाले क्वेश्चन है, डबल एलिगेशन वाले करो बच्चों। डबल एलिगेशन वाला सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, मजा आएगा मेरे दोस्तों। यहां से आपको करिए।
एक पार्टी में आदमी, औरत और बच्चा लोग हैं। द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ मैन इज 14:48। चिल्ड्रन और मैन की संख्या का रेशियो 14:48 है, चिल्ड्रन और मैन। ठीक। 60% of women and 20% of children have smartphone with them, and overall 46% of women and children have smartphone. ठीक। 70% of people in party have smartphone with them. Find the ratio of men not having smartphone to that of men having smartphone. देखो बच्चों, एक पार्टी में चिल्ड्रन और मैन की जो संख्या का रेशियो 14:48 या फिर 7:24 है। बच्चों और आदमियों की संख्या का रेशियो 7:24 है। अब बोला है, ये वाली लाइन ढंग से देखो, ये वाली लाइन 60% वुमेन और 20% चिल्ड्रन के पास स्मार्टफोन है, तथा दोनों को कुल मिलाकर 40% महिलाओं और बच्चों के पास स्मार्टफोन है। तो दिस इज द लाइन ऑफ एलिगेशन। भाई वुमेन में कितने के पास स्मार्टफोन है? 60% के साथ। चिल्ड्रन में कितने के पास स्मार्टफोन है? 20% के साथ। और वुमेन प्लस चिल्ड्रन में मिलाकर, वुमेन प्लस चिल्ड्रन 40% ओवरऑल लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो वुमेन और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो नहीं आ जाएगा एलिगेशन से? 40 - 20 26 और 60 - 46 14 है, यानी कि 13/7 हो गया। 13/7, ये 7 आ गया मेरे दोस्तों, ये 13 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर चिल्ड्रन 7 है, चिल्ड्रन 7 है, तो वुमेन कितनी है? 13। वुमेन है 13। ये रेशियो आ गया वुमेन, चिल्ड्रन और मैन का। अगर चिल्ड्रन की संख्या 7 है तो वुमेन 13 है, चिल्ड्रन 7 है तो वुमेन 13 है। ये आ गया रेशियो। अब बोला है पार्टी में टोटल, पार्टी में ओवरऑल 70% लोगों के पास स्मार्टफोन है पार्टी में। ठीक है ना? पार्टी में ओवरऑल 70% लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो आपसे पूछा है उन आदमियों की संख्या का रेशियो बताओ जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और जिनके पास स्मार्टफोन है। ध्यान सुनिएगा, ओवरऑल का मतलब है मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन। एक बार फिर से एलिगेशन लगेगा, मुझे पता लगाना है कि मैन में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। मैन में हम ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि वुमेन प्लस चिल्ड्रन में मिलाकर ओवरऑल 46% के पास स्मार्टफोन है, 46% के पास। जबकि मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन ऑल टुगेदर पीपल में 70% के पास स्मार्टफोन है, सारे लोगों के पास मिला के 70% के पास स्मार्टफोन है। तो आप मुझे बताओ, जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो रेशियो किसका आएगा? नंबर ऑफ पीपल का। भाई आदमी कितने? 24। मेल कितने? 24। और वुमेन प्लस चिल्ड्रन कितने? भाई 21। 13/7 21। वुमेन प्लस चिल्ड्रन कितने? 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या? 60 - 46 14 7 और ये आपका 13 रेशियो 7। आदमी कितने? 24। वुमेन प्लस चिल्ड्रन है 20। सॉरी 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 20 आएगा। 20 तभी तो 91 कैसे आ रहा है? 20 आएगा मेरे दोस्तों। 13 + 7 20 यार, 14 नहीं है ये। यानी कि आदमी 24 है तो वुमेन प्लस चिल्ड्रन मिला के कितने हैं? 20 है। तो आप ये पता लगा सकते कितने आदमियों के पास स्मार्टफोन होगा। 70 में से 46 घटाएंगे तो आएगा मेरे दोस्तों आपका 24। अब 24 की वैल्यू 24% है तो 20 की वैल्यू 20% होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों अगर ये मीन वैल्यू से कम है तो ये मीन वैल्यू से ज्यादा होगा। 70 से 20 ज्यादा होगा, 70 से 20 ज्यादा 90%। यानी कि पार्टी में 90% मेल के पास स्मार्टफोन है, पार्टी में 90% मेल के पास स्मार्टफोन है। लेकिन पूछा क्या गया? पूछा क्या गया है कि स्मार्टफोन के बिना, और स्मार्टफोन वाले मेल की संख्या का रेशियो 90% मेल के पास स्मार्टफोन है, यानी कि 10% मेल ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो इनकी संख्या का रेशियो पूछा है तो रेशियो आ गया 1:9। डी ऑप्शन 1:9। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ता है, 2 बार। अब जैसे ये वाला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर आएगा जी आपके सामने यहां पर 28। बड़ा प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कौन करेगा जी इस सवाल को? जवाब देंगे कौन करेगा? बनाओ।
करो। बोला एक आदमी एक पेन को 21% के प्रॉफिट में बेचता है और पेंसिल को 48% के प्रॉफिट में बेचता है। उसे प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल 1890 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर वो पेन को 21/4% के प्रॉफिट में बेचता है, पेंसिल को 15% के लॉस में बेचता है, देन ही बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ना तो उसे कोई प्रॉफिट होता है, ना ही उसे कोई लॉस होता है। तो आपसे पूछा है पेन और पेंसिल के सीपी बताओ, पेन और पेंसिल का सीपी बताओ। तो भाई यहां क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे दोस्तों सेकंड लाइन से। अगर पेन को 21/4% के प्रॉफिट में और पेंसिल को 15% के लॉस में बेचा जाए, तो आदमी को ना ही कोई प्रॉफिट होता है, ना ही कोई लॉस होता है। भाई आदमी दो चीज खरीद के लाया, पेन और पेंसिल। पेन को आदमी ने बेचा है 21/4% के प्रॉफिट पे, तो पेन के सीपी का 21/4% प्रॉफिट हुआ। पेंसिल को बेचा है 15% के लॉस पे, तो पेंसिल के सीपी का 15% लॉस हुआ। अगर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका बात का मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि पेन पे जितने रुपए प्रॉफिट कमाया है, पेंसिल पे उतने रुपए का नुकसान हुआ। दिस शुड बी इक्वल। अरे सरफ साबुन खरीद के लाया, सरफ पे 10 रुपए प्रॉफिट हो गया, साबुन पे 10 रुपए का नुकसान, ओवरऑल 0 आ गए। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि एक आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट कमाया पेन के सीपी का 21/4%, दूसरे आर्टिकल पे जितना लॉस है दैट अमाउंट शुड बी इक्वल। तो यहां से एक पेन कर सकते हैं ना, एक पेन और एक पेंसिल के सीपी का रेशियो क्या है? पेन और पेंसिल के क्रिय मूल्य का अनुपात क्या है भाई? 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 4 उधर जाएगा तो 4 पंजे 20/7। तो पेन और पेंसिल के सीपी का रेशियो 20:7 होना चाहिए, ऑप्शन से 20:7। सारे ऑप्शन 20:7 के रेशियो में है। अब कैसे करें? जवाब दो बच्चों, कैसे करें स्टूडेंट? अब यहां पे इस्तेमाल होगा पहली लाइन का। पहली लाइन क्या है? पहली लाइन ये है कि आदमी यदि पेन को 21% प्रॉफिट में बेचे, पेंसिल को 48% प्रॉफिट में बेचे, तो उसे 1890 रुपए का प्रॉफिट होता है। मुझे पेन और पेंसिल के सीपी यानी कि क्रिय मूल्य का रेशियो पता चल गया। अब देखिए मुझे परसेंटेज निकालना है, तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे 2-2 जीरो बढ़ा देता हूं, 2-2 जीरो बढ़ा देता हूं। अब पेन पे अगर आप प्रॉफिट कमाओगे 21%, कितना? 21%, तो 2000 का 21% हो गया 420। पेंसिल पे प्रॉफिट कमाओगे 48%, तो 700 का 48% कितना आएगा जी? 350 माइनस 14, 336। तो आपको प्रॉफिट कितना होगा ओवरऑल? ओवरऑल प्रॉफिट होगा आपको 756 यूनिट का, 756 का, जबकि प्रॉफिट हुआ कितना आपको? 1890 का। तो 756 की वैल्यू 1890 रुपीज है। बताओ कितने गुना है? 189 का 4 गुना है मेरे दोस्तों, ये तो उल्टा कट रहा है भाई। 189 का 4 गुना है ये, एक 720 और 36, 4 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू आ गई 2.5 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/4 2.5 रुपए आ गई। अगर 1 की वैल्यू 2.5 रुपए है तो पेन है 2000 गुणा 2.5 5000 का, और पेंसिल है 700 गुणा 2.5 यानी कि 1750 की। 1750 रुपया की पेंसिल है। ऑप्शन है सी सही। बहुत अच्छा सवाल। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ये बताइएगा बच्चों, कर लोगे? बनाएंगे। एक आदमी के पास 960 पेन हैं, सेम कॉस्ट प्राइस के, 3 टाइप के, 3 अलग अलग टाइप के पेन हैं, लाल पीले हरे, सेम सीपी है। वो 10%, 11%, 14% का प्रॉफिट कमाता है ऑन ईच टाइप। ऑन ईच टाइप, ये फुल स्टॉप यहां नहीं आएगा। वो तीनों टाइप के पेनों को बेचने से मेरे दोस्तों, तीनों टाइप के उसने पेन बेचे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 टाइप के पेन है। उसे हर टाइप पे 10, 11, 14% का प्रॉफिट हो रेस्पेक्टिवली। उसे 10:4/9% का प्रॉफिट हो फर्स्ट 2 टाइप पे, और 12 सही 2/3% का प्रॉफिट हुआ
ओवरऑल प्रॉफिट ऑल टाइप, सारे टाइप के पेन पे मिलाकर। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पेन ऑफ ऑल थ्री टाइप, तीनों टाइप के पेनों की संख्या का रेशियो। देखिए प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज पे, तो सीपी का रेशियो आएगा। यहां पे बहुत सारे आर्टिकल खरीदे गए, हर आर्टिकल का सीपी सेम है। तो भाई आपने पेन की क्वांटिटी को जिस रेशियो में ब्रेक किया होगा, पेन की क्वांटिटी को जिस रेशियो में ब्रेक किया होगा, वही आपका सीपी होगा। तो एलिगेशन लगाने से सीधा सीधा पेनों की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। लेकिन सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से क्योंकि यहां पे हमको 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा, और एलिगेशन ही लगाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, डेविएशन नहीं लगेगा कि यहां बेस वैल्यू ही आपको पता करनी है। बेस वैल्यू केवल एलिगेशन से आप निकाल सकते हो। तो जैसे 3 टाइप के पेन खरीदे, फर्स्ट टाइप के पेन पे 10% प्रॉफिट है, सेकंड टाइप के पेन पे 11% प्रॉफिट है, 11%। लाइन इंपॉर्टेंट है, पहले 2 टाइप के पेन पे, पहले 2 प्रकार के पेन पर कुल इतना लाभ हुआ 10:4/9%। फर्स्ट 2 टाइप के पेन पर 10:4/9% का प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट 2 टाइप के पेन पर। तो फर्स्ट और सेकंड टाइप के पेन जो हैं उनकी संख्या का रेशियो क्या आएगा भाई, घटाएंगे इसमें से, तो 5/9 और ये 4/9। भाई 11 में से 10 से ही 4/9 घटाएंगे तो 5/9, इसमें से घटाएंगे 4/9, रेशियो आएगा 5/4। तो फर्स्ट सेकंड टाइप के पेनों की संख्या का रेशियो 5/4 होगा। 5/4 ये ऑप्शन नहीं है, ये तो 4/3 है, ये भी नहीं है, ये एक ऑप्शन मात्र 5:4 हो है, यही आंसर हो जाएगा। तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सवाल को, इसलिए मैं हमेशा एक बार ऑप्शन जरूर चेक कर लेता हूं। ठीक है जी। अगर सॉल्व करना है तो बेटा यहां पे ये लगा हुआ कि सभी टाइप के पेन पे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी टाइप के पेन पे, ठीक है ना, सभी टाइप के पेन पर कुल इतने का लाभ हो। सभी टाइप के पेन का मतलब होता है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को मिलाकर, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को मिलाकर। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट प्लस सेकंड टाइप, आप मुझे बताओ फर्स्ट प्लस सेकंड का, तो मुझे पता है कि फर्स्ट प्लस सेकंड टाइप के पेनों पे 10:4/9% का प्रॉफिट है। हमें यह भी पता है कि थर्ड टाइप के पेनों पे 14% प्रॉफिट है, तीसरे प्रकार के कलमों पे 14% लाभ है। जबकि तीनों मिलाकर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, बीच में प्लस आता है, तीनों टाइप के पेनों पे कुल मिलाकर 12 सही 2/3, 2/3 को आप लिख लो 6/9। तीनों टाइप के पेनों पे 12 सही 6/9% का प्रॉफिट है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो भाई आप रेशियो नहीं निकाल सकते क्या संख्या का? आप कहोगे सर आपने क्यों लिखा, ये घटाने में आसानी होगी ना, यहां 9 है तो भाई यहां भी 9 बना लिया, ऊपर नीचे 3 से गुणा, 2/3 को 6/9 लिख सकते हैं, घटा दो। अब 14 में से 13 घटाएंगे 1:3/9 आएगा। अब यहां पे देखिए इसमें से घटाएंगे तो क्या भाई, 12 में से 10 घटाएंगे 2, और 6/9 में से 4/9 घटाएंगे भाई, 12 में 10 2, 6/9 में से 4/9 घटाएंगे 2/9, ये रेशियो आ गया। तो आ गया, ये आ जाएगा जी 12/9, और आ जाएगा 9 दूनी 18, तो 20/9। तो रेशियो आएगा मेरे दोस्तों यहां से 3:5, रेशियो आएगा 3:5, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3:5, 3:5। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए तीनों टाइप के पेनों की संख्या का रेशियो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों टाइप के पेनों की संख्या का रेशियो चाहिए मुझे क्वेश्चन सॉल्व अगर करना है तो। देखो मेरे पास 2 अलग अलग रेशियो कंबाइन करना है। ये क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, लॉजिकल है यहां पे। अब ये फर्स्ट प्लस सेकंड टाइप के पेनों की संख्या अगर 3 है तो थर्ड टाइप के पेन 5 है। ये फर्स्ट और सेकंड टाइप के पेनों की संख्या का रेशियो 5:4 है। भाई यहां तो टोटल 3 हो रहा है फर्स्ट प्लस सेकंड, यहां टोटल हो रहा है 5:4 9, गलत बात है, सेम करना होगा। अगर यहां फर्स्ट प्लस सेकंड 5:4 9 है तो यहां भी 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। यानी कि अगर फर्स्ट टाइप के 5 पेन है तो सेकंड टाइप के 4 पेन है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड टाइप के अगर 9 पेन है, फर्स्ट प्लस सेकंड टाइप के 9 पेन है, तो थर्ड टाइप के 15 पेन है, 15। तो ये रेशियो आएगा मेरे दोस्तों 5:4 15 का। ऐसे सोचना होगा आपको, इन दोनों रेशियो को कंबाइंड भी करना पड़ेगा।
तो तीनों टाइप के टोटल पेन हो गए 5 4 9 प्लस 15, 5 4 9 प्लस 15 24। 24 की वैल्यू 960 है, 40 गुना 24 चौका 96। तो 5 की वैल्यू 40 गुना 200, 4 की वैल्यू 40 गुना 160, 15 की वैल्यू 40 गुना 600। ये पेनों की संख्या आ गई। ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है ना। आगे चलते ये बताएंगे। सवाल नंबर 30। कितने बच्चों ने सवाल पहले से किया गया है? ये डबल एलिगेशन को सिखाने के लिए सबसे बेस्ट सवाल है। बच्चे को डबल एलिगेशन को सिखाने के लिए इससे बेस्ट सवाल नहीं हो सकता। कितने बालकों ने सवाल किया है? करो। 30 नंबर क्वेश्चन। कितने बच्चों ने सवाल किया है पहले से? थ्री। नितिन ओए, 3 क्लास हैं एक्स वाई जेड, उन्होंने टेस्ट लिया। एक्स में एवरेज स्कोर 83 है, वाई में 76 है, जेड में 85 है। ठीक है भाई। एक्स का एवरेज स्कोर 83 है, वाई का 76 है, जेड में एवरेज स्कोर 85 है। द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लासेस एक्स एंड वाई टुगेदर। एक्स एंड वाई टुगेदर में एवरेज स्कोर 79 है, वाई और जेड दोनों क्लासेस का मिलाकर एवरेज स्कोर 81 है। तो आपसे पूछा ऑल 3 क्लासेस का एवरेज स्कोर, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज स्कोर क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा सवाल है। एवरेज स्कोर कैसे निकाला जाता है? एवरेज स्कोर निकाला जाता है कि एक क्लास पकड़ लो, क्लास में टोटल मार्क्स जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के मार्क्स ऐड कर लो अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की संख्या से भाग दे दो। तो एवरेज स्कोर स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। जब तक आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब सुनेगा, अभी क्लास एक्स का एवरेज स्कोर 83 है, क्लास वाई का 76 है, क्लास जेड का एवरेज स्कोर 85 है। सवाल में बोला गया कि क्लास एक्स और वाई का, एक्स और वाई टुगेदर का 79 है, एक्स और वाई टुगेदर का। तो एक्स और वाई में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो क्या आएगा? 3:4। एक्स और वाई में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 3:4 हो जाएगा, 3:4। बोला है वाई और जेड का एवरेज स्कोर 81 है। वाई जेड का देखो एक में लगा देते हैं, वाई और जेड का एवरेज स्कोर 81 है। तो वाई और जेड की संख्या का रेशियो क्या आएगा? 4:81 माइनस 76 5, 4:5। तो आप मुझे बताओ कि तीनों क्लासेस में एक्स वाई जेड में स्टूडेंट की संख्या का रेशियो क्या आएगा? एवरेज स्कोर पे एलिगेशन लगाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा। एक्स वाई का रेशियो है 3 4, वाई जेड का 4 5। देखो दोनों में वाई कॉमन है, वाई दोनों जगह सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स 3 है, वाई 4 है, जेड 5 है, 3 4 5। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा तीनों क्लासेस में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। विद्यार्थियों की संख्या का। बोला तीनों क्लासेस का एवरेज स्कोर मिलाकर क्या है? देखिए अब आपके पास यहां पर दोनों रास्ते, आप यहां पे आप एलिगेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि बेस वैल्यू पता लग गई, और डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? तो आप मुझे बताओ क्लास एक्स का एवरेज स्कोर 83 है, क्लास वाई का 76 है, जेड का 85 है, तीनों क्लासेस का एवरेज स्कोर क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं डेविएशन से। मिनिमम 76 है, मैक्सिमम 85 है, इनके बीच में कहीं होगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि माना पूरी क्लास का एवरेज स्कोर है 80, पूरी क्लास का। 80 से कंपेयर करो, 80 से 83 कितना ज्यादा है? 3 3 3 9। 76 कितना कम है? 4 4 चौक 16। 80 से 85 कितना ज्यादा है? 5 5 बच्चे 25।
तो 25 माइनस 16 9, 9 प्लस 9 18, तो डेविएशन आया 18। इस डेविएशन को सारे स्टूडेंट में बांटेंगे। स्टूडेंट कितने, 3 4 7 5 12, 18/12 1.5, 80 में 1.5 जोड़ेंगे 81.5। तीनों क्लासेस का एवरेज स्कोर है मिलाकर डी ऑप्शन 81.5। सर जब खाली 3 का ओवरऑल दे रखा हो और तीनों का अलग अलग दे रखा हो है, सर जब खाली तीनों का ओवरऑल दे रखा हो और तीनों का अलग अलग दे रखा हो तो नहीं होगा बेटा क्वेश्चन गरिमा। फिर सवाल के लिए डाटा इनसफिशिएंट है। यह है ना बच्चा लोग 81.5। तो ये तरीका हो गया डेविएशन से, आपने इसको कर लिया। आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मैं एलिगेशन से बताऊं, बता देता हूं। चलो मैं एलिगेशन चाहे आप कैसे भी लगा लो। एलिगेशन का मतलब मुझे करना क्या है, मुझे तीनों क्लासेस का x प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज स्कोर निकालना है। मुझे ऑलरेडी पता है कि क्लास x का जो एवरेज स्कोर है वो 83 है क्लास x का। मुझे पता है y प्लस जेड का, y प्लस जेड टुगेदर का, y प्लस जेड टुगेदर का एवरेज स्कोर 81 है y प्लस जेड टुगेदर का। मुझे पता करना है x प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज स्कोर। बच्चा लोग आप बताओ क्लास एक्स में कितने स्टूडेंट है। क्लास एक्स में स्टूडेंट है 3। वाई प्लस जेड में कितना, वाई प्लस जेड में 4 5 9, वाई प्लस जेड में है 9। तो रेशियो क्या है भाई, क्लास एक्स में 3 स्टूडेंट है, वाई प्लस जेड में 9, रेशियो है 1:3। 3 9 का रेशियो आ गया जी 1:3। आप बोलोगे हाँ जी सर ये रेशियो। मीन वैल्यू निकाल ली। मीन वैल्यू निकालने का क्या तरीका सिखाया एलिगेशन से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा ना, ये एक्स है वाई प्लस जेड है, कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस है 2, वही 1/3 में बटेगा। 2 को 1/3 में बांटोगे, 2 को 1:3 में बांटोगे तो 4 का मतलब 2 है आधा, तो 1 की वैल्यू 0.5 आएगी, 3 की वैल्यू 1.5। अब देखिए 81 से ज्यादा होगा, 83 से कम होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। 81 से कितना ज्यादा होगा, 0.5, तो 81.5 ये आया। ये हो गया मेरे दोस्तों, एलिगेशन से भी हो गया। मैंने इस कंसेप्ट बताया ना कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 1:3 में ब्रेक करना है। ठीक है बच्चे, चलो एक सवाल मैं आपसे अब पूछता हूं, इसका आंसर आप मुझे करके बताएंगे सभी लोग। जब तक हर बालक आंसर नहीं बताएगा मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। ये एसबीआई क्लर्क के पेपर का सवाल है, क्लर्क का, जल्दी से करेंगे। 2-2 पे एलिगेशन लगता है करीम गरिमा, ये बताओ जल्दी से।
अरे करो जल्दी। 10-12 घंटे कुमुद। इतना दुष्ट बालक है ये सब। सी ऑप्शन आंसर है 39 साल। यहां पे ओवरऑल नहीं पूछा, बच्चे और पुरुषों की औसत आयु पूछे, तो बच्चे पुरुष की संख्या का रेशियो निकाल लो, फिर वहां से आपका डेविएशन या एलिगेशन लग जाएगा। सी ऑप्शन सब बच्चों का आंसर आ रहा है। अगला सवाल करेंगे 32 नंबर। बनाएंगे स्टूडेंट इस सवाल का क्या आंसर है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बनाओ बच्चों। करेंगे। बहुत अच्छा सवाल 32वां। एक किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे के दो टाइप के सिक्के हैं। बॉक्स में कुल पैसे हैं 36 रुपए और सिक्कों की संख्या है कुल 90। सिक्कों की संख्या को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो अब कुल कितना धन होगा बैग में, टोटल मनी कितना होगा। तो एक बैग में दो टाइप के कॉइन है। किसी बॉक्स में 25 पैसा पर कॉइन और 50 पैसा पर कॉइन के दो टाइप के सिक्के। 25 पैसा पर कॉइन और 50 पैसा पर कॉइन, दो टाइप के सिक्के। बोला है बॉक्स में कुल पैसा जो है वो 36 रुपए है और सिक्कों की कुल संख्या जो है वो 90 है। 36 रुपए का मतलब हो गया 3600 पैसे। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 3600 पैसे हैं बैग में कुल और सिक्के हैं 90 है। तो यानी कि पर सिक्के की ओवरऑल वैल्यू कितनी है, 40 पैसा पर कॉइन। अगर मैं हर सिक्के की ओवरऑल वैल्यू देखूं, भाई टोटल 3600 पैसे, सिक्के 90, तो यानी कि ईच सिक्के की ओवरऑल वैल्यू क्या है, 40 पैसा पर कॉइन। तो 25 पैसा पर कॉइन, 50 पैसा पर कॉइन, ओवरऑल वैल्यू 40 पैसा पर कॉइन। रेशियो लगाएंगे तो कॉइन की संख्या का रेशियो आ जाएगा, पर कॉइन चल रहा है 10:15, यानी कि मेरे दोस्तों 2:3। बोला है सिक्कों की संख्या को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो कुल कितना धन होगा बैग में, अगर सिक्कों की संख्या को रिवर्स कर दें। सिक्कों की संख्या को रिवर्स करने का मतलब, देखो बेहतरीन तरीका सिखाता हूं। सिक्कों की संख्या को रिवर्स करने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि 2:3 को रिवर्स, अभी तो सिक्कों की संख्या का रेशियो 2:3 है, 2:3 को रिवर्स करके 3:2 कर दो, 3:2। तो आप मुझे बताओ अब मीन वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मीन वैल्यू क्या हो जाएगी जब आप दो, 3 अगर आप 2 कर देंगे तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगी जब आप देंगे। 25-50 का डिफरेंस है, 25 और 50 का डिफरेंस है 25। 25 को 3:2 में बांटेंगे, 5 गुना है भाई, 5 के लिए 15 हो जाएगा। तो 50 से 15 कम आएगा 35, मीन वैल्यू 35 हो जाएगी। 25 से 10 ज्यादा है, यानी कि मीन वैल्यू होगी 35 पैसा पर कॉइन। मीन वैल्यू होगी 35 पैसा पर कॉइन, ये आएगी मीन वैल्यू। तो एक सिक्के की वैल्यू जो है 35 पैसा है, सिक्के हैं टोटल 90, तो कितना आ जाएगा 35 गुणा 90 है। ये पैसे में आएगा, रुपीस में करना है तो 100 से भाग देंगे, आ जाएगा कि 27 + 4.5। 90 की 0.3 में 27, फिर 90 की 0.05 में 4.5, यानी कि 31.5 रुपए। आंसर है सी ऑप्शन, 31.5 रुपए। बताओ मजा आया ना करके तरीका, ये बताएंगे जल्दी से। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, ये सवाल हो चुका है क्या आप उसमें परसेंटेज में, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना, खुद से ट्राई कर लेना इसको। ये बताएंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 34 और 35, 36, 37, 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। चारों क्वेश्चन एलॉय वाले मेंस लेवल परफेक्ट क्वेश्चन है। जवाब देंगे मेरे दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल, बताइएगा। बिल्कुल कर सकते हैं निकेत। एन अलॉय ए ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंटेन 89% गोल्ड, 11% सिल्वर। ए सेकेंड alloy of B of gold and silver contains 75% gold and 9% silver and rest are impurities. An alloy C is made by mixing alloy A and alloy B and it contains 10:3/7% silver. Find the percentage of gold in alloy C. जबरदस्त सवाल। आपके पास दो एलॉय हैं ए और बी, एलॉय ए और बी को मिलाया गया है और मिला के एक नई एलॉय बनाएगी है सी, जिसमें सिल्वर 10:3
7% तो मैं फोकस किस पे करूंगा, सिल्वर में। एलॉय ए में 11% सिल्वर है, एलॉय बी में 9% सिल्वर है। तो सिल्वर पे एलिगेशन लगाओ। दो एलॉय हैं, एलॉय ए में सिल्वर का परसेंटेज 11% है, जबकि एलॉय बी में 9% है। तो एलॉय ए और बी की क्वांटिटी को इस प्रकार मिलाया गया है कि जो रिजल्टेंट एलॉय बना है उसमें सिल्वर का परसेंटेज 10:3/7% है। सिल्वर के कंसेंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएंगे तो यह पता लग जाएगा कि एलॉय ए और एलॉय बी की क्वांटिटी को किस रेशियो में मिलाया गया है। तो आ जाएगा भी, घटाएंगे 1:3/7, 10/7। ये घटाएंगे मेरे दोस्तों, 11 में से जाएगा ये 10, 1 में से 3/7, 4/7। रेशियो आ जाएगा जी आपका 7 तो कट गया, 10 से 4, 5:2। तो एलॉय ए और एलॉय बी की क्वांटिटी को 5:2 के रेशियो में मिलाया गया है। एलॉय ए और एलॉय बी की क्वांटिटी को ये पता चल गया। लेकिन ये नहीं पूछा है कि एलॉय सी में गोल्ड का परसेंटेज क्या है। तो भाई दो एलॉय है, ए और बी इस रेशियो में मिलाया गया है। एलॉय ए में 89% गोल्ड है, एलॉय ए में। एलॉय बी में 75% गोल्ड है। दोनों को मिलाया गया तो रिजल्टेंट मिक्सचर में थर्ड एलॉय सी में कितने % गोल्ड होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, 75% गोल्ड तो होना ही है भाई। 75% यहां भी है, 75 यहां भी है, पर यहां 75 से 14 एक्स्ट्रा है। तो जो भी एक्स्ट्रा है, 5 का 14 एक्स्ट्रा है, यानी कि 70, उसको हम सारे में बांट देंगे। ओवरऑल कितना बेटा, ओवरऑल है 5 2 7, यानी कि 75 + 10 85%। तो रिजल्टेंट एलॉय में 85% गोल्ड होगा। बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, नेक्स्ट सवाल नंबर है 35। ये बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी करो भाई, करो। brass is an alloy of copper and zinc. Bronze is an alloy containing 80% copper, 4% zinc and 16% tin. A fused mass of both alloys made to contain 74% copper, 16% zinc and 10% tin. The ratio of copper to zinc in brass. ब्रास में कॉपर से जिंक का रेशियो क्या है? रिवर्स क्वेश्चन है, बताओ बच्चों। बहुत जबरदस्त सवाल है, मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर ये पल्ले नहीं पड़ रहा, पिछला वाला तो हो गया था, सर इसमें क्या प्रॉब्लम है बताइए। देखा एलिगेशन किस पे लगाएं, बोला है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक की। इस बात का मतलब क्या है कि ब्रास में केवल कॉपर और जिंक है और कुछ नहीं है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, समझ में आया? यानी कि ब्रास जो है, दो यहां पे मेरे दोस्तों आपको यहां पे एलॉय दिख रही है, ब्रास और ब्रॉन्ज। दो एलॉय दिख रही हैं आपको, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो ब्रास में केवल कॉपर और जिंक है, ठीक है भाई। ये हो गया कॉपर और जिंक और ये हो गया टिन, यानी कि ब्रास में कोई टिन नहीं है, क्योंकि पहली लाइन में साफ साफ बोला है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, नो टिन। ओनली लिख देता तो और ज्यादा क्लियर रहता, पर जब कुछ जिक्र नहीं है तो टिन है ही नहीं। जबकि ब्रॉन्ज में 80% कॉपर है, 4% जिंक है और 16% टिन है। ठीक बच्चा, बोला है दोनों एलॉय को मिलाया गया और जो रिजल्टेंट बना उसमें 74% कॉपर है, 16% जिंक है, 10% टिन है। तो ब्रास में कॉपर जिंक का रेशियो, तो बच्चा लोग ये बताओ कि यहां पे तो टिन पे एलिगेशन लगा सकते हैं ना। ब्रास में कितना टिन है? नथिंग, 0%। ब्रॉन्ज में 16%। मिक्स करके बनाई नई एलॉय, इसमें टिन है 10%। तो किस रेशियो में लाया गया है मेरे दोस्तों? 6:10, 3:5। दोनों एलॉय को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है, 3:5 के रेशियो में।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, दोनों एलॉय को, ब्रास और ब्रॉन्ज को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। ब्रास और ब्रॉन्ज को पता चल गया। अब चाहे कॉपर पे फोकस कर लो, चाहे जिंक पे, इच्छा आपके। मैं कॉपर पे फोकस कर लेता हूं। कॉपर पे मुझे नहीं पता ब्रास में कितना कॉपर है। आई नो कि ब्रॉन्ज में 80% कॉपर है, ब्रॉन्ज में, जबकि जो रिजल्टेंट एलॉय बना है उसमें 74% कॉपर है, 74%। तो दो एलॉय हैं, उनको मिलाया गया। ब्रास में पता नहीं कितना कॉपर है, ब्रॉन्ज में 80% है, रिजल्ट में 74%, और दोनों एलॉय को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। तो आप ये पता लगा सकते हैं एलिगेशन से कि ब्रास में कितना परसेंट कॉपर होगा। तो 80 - 74 है 6%। 3 की वैल्यू 6% है, दुगना, तो 5 की वैल्यू भी दुगना होगी, 10%। इसका मतलब ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, अगर ये मीन वैल्यू से ज्यादा है तो मीन वैल्यू से कम होगा। 74 से 10 कम होगा, 64%। यानी कि ब्रास में 64% कॉपर है, 100 में से 64 कॉपर है, तो बाकी का 36% जिंक होगा। कॉपर जिंक का रेशियो पूछा है तो 4 से जाएगा, 16:9। 16:9 आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। बताइएगा। रिवर्स प्रोसेस यहां पे लगा है बच्चा लोग। मजा आए सवाल करके? आप बोलोगे सर चोखो से सवाल, चोखो से। कहां मर गए सवाल अब हमारे? सवाल लेंगे 36। ये बताओ। कौन करेगा भाई साहब? पांच तक अनिकेत जी। अगला चैप्टर जो बच्चे पूछ रहे हैं, हम टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। अगला चैप्टर टाइम एंड वर्क और पार्टनरशिप, और नेक्स्ट वीक खत्म कराएंगे। वैष्णवी कह रहे हैं सर बहुत जल्दी बता रहे हो आप। वैष्णवी इससे स्लो में बता भी नहीं सकता, टाइम नहीं है ना बेटा, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, समझना है तो इतनी ही देर में समझो, वरना छोड़ दो। दो ही रास्ते हैं आपके पास, या तो इतनी देर में समझो या छोड़ो, बीच का कुछ नहीं। टू एलॉय कंपोज्ड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टुगेदर वेट 20 किलोग्राम। दो एलॉय सिल्वर और गोल्ड से बनी है, टोटल वेट उनका 20 किलोग्राम है। वन लंप कंटेन्स 75% गोल्ड एंड 31.25 ग्राम पर केजी सिल्वर। अनदर एलॉय कंटेन्स 85% gold and 30 gram per kg silver. The total quantity of silver in two lumps is 617.5 gram. If two lumps are melted and formed into one, what percent of gold will it contain? ठीक है भाई, देखो इस सवाल के ऑप्शन बहुत रबिश हैं। आपके पास दो एलॉय हैं, पहली एलॉय में 75% गोल्ड है, दूसरी एलॉय में 80% गोल्ड, 85%। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो रिजल्टेंट जो एलॉय बनेगी उसमें गोल्ड का परसेंटेज इन दोनों के कहीं बीच में ही आएगा। इन दोनों के बीच में ना 50 आता है, ना 89 आता है, ना 67 आता है, मात्र एक ऑप्शन आता है 78। यही आंसर हो जाएगा, मुझे आगे कराने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया? बिल्कुल करोगे वैष्णवी आप। अगर पेपर में आता ना ये सवाल तो हम ऐसे ही करते, अगर बच्चों सॉल्व करना है तो देखिए दो एलॉय है, गोल्ड सिल्वर से मिलकर बनी है। टोटल वेट कितना है? दोनों एलॉय का टोटल वेट कितना है मिलाकर? 20 किलोग्राम। पहली एलॉय में गोल्ड 75% है, ये क्या दिया है? सिल्वर का कंसंट्रेशन दिया है कि पहली एलॉय में सिल्वर का कंसंट्रेशन है 31.25 ग्राम पर केजी सिल्वर। सेकेंड एलॉय में 30 ग्राम पर केजी सिल्वर। सुनिएगा,
फर्स्ट एलॉय में सिल्वर का कंसंट्रेशन क्या है कि हर 1 किलोग्राम में 31.25 ग्राम सिल्वर है। सेकेंड एलॉय के 1 किलोग्राम में 30 ग्राम सिल्वर है। जब हम दोनों की टोटल क्वांटिटी को मिक्स करते हैं, द टोटल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर इन 2 लंप, दोनों एलॉय में मिलाकर जो सिल्वर की टोटल क्वांटिटी है वो 617.5 ग्राम है। अब यही सोचने वाली बात है बेटा, भाई दोनों एलॉय का टोटल वेट कितना है? 20 किलोग्राम। यानी कि हम ये कह सकते हैं दोनों एलॉय का टोटल वेट है 20 किलोग्राम, और इस टोटल 20 किलोग्राम वेट में सिल्वर कितनी है? सिल्वर है 617.5 ग्राम। यानी कि ओवरऑल दोनों एलॉय में जो सिल्वर का जो कंसंट्रेशन है वो ये है। टोटल 20 किलोग्राम मिक्सचर है दोनों एलॉय का मिलाकर, उसमें सिल्वर कितनी है? 617.5 ग्राम। तो लग जाएगा ना, एलिगेशन लग गया ना सिल्वर के कंसंट्रेशन पे। बटे 20 आ रहा है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो जाएगा, यहां 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 617.5 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आएगा? 17.5 और 7.5, यानी कि 7:3 आया। 7:3, 17.5 और 7.5, 25 से चला गया ना, 7:3 आया। दिमाग में कर लिया करो। यानी कि दोनों एलॉय 7:3 के रेशियो मिक्स है। पहले में 75% गोल्ड है, दूसरे में 85%। 85 को आप लिख सकते हो 75 + 10। दोनों एलॉय में कितना गोल्ड है भाई? 75% तो होना ही होना है। यहां एक्स्ट्रा कितना है मेरे दोस्तों? 30 को हम टोटल में बांट देंगे। टोटल कितना है जी? 7 3 10, तो 75 + 3 78%। 78% गोल्ड है, सी ऑप्शन। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, यही आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 37 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों इस टाइप पे, और मैंने आपको करवा दिया। ये सवाल इसरो के पेपर में आया था, इसरो के पेपर में, जो आजकल चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है भाई, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, उनके पेपर में ये सवाल आया था। पेपर करवाते हैं अपना, उसमें 15 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आते हैं, उसमें से ये एक सवाल था। अच्छा क्वेश्चन है। सुमित, सवाल को ढंग से पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। अब देखो सवाल आसान है, सवाल अभी तक जितने करा उनमें सबसे आसान है, बट प्रॉब्लम क्या है? सवाल की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, मुश्किल नहीं है। एक सुनार को 6 किलोग्राम गोल्ड और 1 किलो सिल्वर से एक मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। एक सुनार को ऑर्डर दिया भाई एक मूर्ति बनानी है, 6 किलोग्राम गोल्ड लगाना, 1 किलोग्राम सिल्वर, और टोटल मेरे दोस्तों 7 किलोग्राम की मूर्ति बनेगी। सुनार था बेईमान, उसने क्या किया? गोल्ड की कुछ क्वांटिटी को सिल्वर से रिप्लेस कर दिया, कुछ गोल्ड निकाला और सिल्वर की क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया, सिल्वर बढ़ा दिया। मूर्ति टोटल 7 किलो की बनी है, 6 + 1 7 किलो की मूर्ति बनी है। It is known that when gold and silver are weighted under water, they lose their 4% and 2% weight respectively. राजा समझदार है, राजा को एक टेक्नोलॉजी पता है कि अगर मैं सिल्वर और गोल्ड को पानी के अंदर वजन करूंगा, पानी के अंदर अगर मैं उनका वेट करूंगा मेरे दोस्तों, तो गोल्ड का जो वेट है वो 4% कम आता है और सिल्वर का वेट 2% कम हो जाता है। राजा को टेक्नोलॉजी पता है कि भाई अगर मैं गोल्ड और सिल्वर को पानी के अंदर नापूंगा उनके वजन को, तो गोल्ड का वेट पानी के अंदर 4% कम आएगा, सिल्वर का आएगा 2% कम। When the statue was weighted, it shows 6.75 किलोग्राम। जब मूर्ति को पानी के अंदर तोला गया तो वजन आया 6.75 किलोग्राम। तो आपसे पूछा है सुनार ने कितना सोना चुराया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भाई, ये गोल्ड है सिल्वर, टोटल मूर्ति बनानी एक राजा को, सुनार को 6 किलोग्राम सोने से और 1 किलोग्राम चांदी से। पानी के अंदर वेट करोगे तो गोल्ड अपने वेट का 4% लूज कर जाता है, सिल्वर अपने वेट का 2% लूज कर जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं टोटल मूर्ति बनानी थी 7 किलोग्राम की, पानी के अंदर वेट किया गया तो पानी के अंदर वेट आया 6.75 किलोग्राम, 7 किलोग्राम की बजाय 6.75 किलोग्राम आया। कितना कम? 0.25 किलोग्राम कम आया है। तो ओवरऑल कितना वेट लूज हुआ है?
7 किलोग्राम की मूर्ति का 0.25 किलोग्राम लूज हुआ है, परसेंटेज में कितना इंटू 100%? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ओवरऑल पूरी मूर्ति का जो वजन है वो 25/7% रिड्यूस हुआ है। 7 किलोग्राम का 6.75 किलोग्राम आया है टोटल, तो 0.25 केजी लेस आया परसेंटेज में ये। तो पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 28/14 है। ठीक है भाई, यानी कि आप ये बता सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर किस रेशियो में मिला है उसने, तो आप कहोगे सर 11/3 के रेशियो में। गोल्ड और सिल्वर की क्वांटिटी को 11/3 के रेशियो मिला है। टोटल है 11×3 14 है। टोटल तो 7 किलो है भाई, टोटल मूर्ति 11 + 3, 11 गोल्ड 3 सिल्वर, 14 की वैल्यू 7 है आधा, तो 11 की वैल्यू भी आधा 5.5 किलो, यानी कि सुनार ने 5.5 किलो गोल्ड लगाया है। 6 केजी की बजाय 5.5 केजी लगाया है, आधा केजी कम, हाफ केजी लेस, तो दिस मस्ट बी द आंसर, हाफ केजी लेस गोल्ड। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा प्यारा सवाल है। नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 38। जवाब देंगे जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, सभी लोग जवाब देंगे। इस सवाल आपने देखा होगा, बनाओ। ए पर्सन ट्रेवल 615 किलोमीटर इन 12 आवर्स इन 2 स्टेज। एक आदमी 615 किलोमीटर ट्रेवल करता है 12 घंटे में 2 स्टेज में। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी वो कवर करता है बस से 40 की स्पीड से। सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी वो कवर करता है ट्रेन से 55 की स्पीड से। तो कितनी डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल की है? देखिए, आप अगर स्पीड दो तरीके, एक तो एलिगेशन से, आप स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे, स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर, तो सीधा टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो आएगा ना, ठीक है बच्चों, और टाइम का रेशियो आ जाएगा, टाइम पता लग जाएगा तो डिस्टेंस भी आ जाएगी। आप इसको शिफ्टिंग से भी कर सकते हो। एक आदमी टोटल 615 किलोमीटर की डिस्टेंस जाता है 12 घंटे में। कुछ पार्ट जाता है मेरे दोस्तों वो बस से 40 की स्पीड से, बाकी जाता है वो ट्रेन से 55 की स्पीड से। तो ट्रेन से गया 55 की स्पीड से, 55 का मतलब होता है 40 + 15, 55 को ब्रेक कर लो। तो आप मुझे बताओ, ठीक है भाई, ये बस से गया, बस से, ठीक है, तो भाई बस से भी 40 की स्पीड से जा रहा है, ट्रेन से भी 40 की स्पीड से जा रहा है, तो 40 की स्पीड से तो जा ही रहा है भाई। आदमी 40 की स्पीड से जा रहा है, बस की स्पीड से भी 40 से जा रहा है, ट्रेन की स्पीड से भी 40 से जा रहा है। जर्नी कवर करिए 12 घंटे में, तो 12 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना कितना चाहिए? 480 किलोमीटर, जबकि गया वो 615 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा गया? 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है। ये एक्स्ट्रा क्यों गया है? वाई दिस इज एक्स्ट्रा गोइंग? तो आप कहोगे सर क्योंकि वो ट्रेन से 15 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा चलता है। वो ट्रेन से 15 किलोमीटर हर घंटे में 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, तो 135 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर चलने के लिए 135/15 9 घंटे, यानी कि 9 घंटे वो ट्रेन से चला होगा। ट्रेन से 9 घंटे, समझ में आएगा? तो बस से कितना चला होगा? टोटल जर्नी 12 घंटे की, बस से चला होगा 3 घंटे। 3 घंटे बस से चला होगा। बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, 3 घंटे बस से चला है, तो बस से दूरी गया है 120। ये मैंने शिफ्टिंग से बता दिया। एलिगेशन से मेरे प्यारे भाई स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे, टाइम का रेशियो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 39। करेंगे बच्चों 41 क्वेश्चंस तक मैं करवाऊंगा आपको। ये बनाएंगे, क्या उत्तर है इस सवाल का? जी बताओ बच्चों, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये वाला, आईसीआर के पेपर में आया था। बनाएंगे जरा। देखो सुनो मेरी बात, केवल ने 5 टेबल 13 चेयर खरीदी हैं 14,220 रुपए में। उसने टेबल को बेचा है 15% के प्रॉफिट पर, कुर्सियों को बेचा है 10% के लॉस पर।
ओवरऑल ट्रांजैक्शन में जो उसका प्रॉफिट है 378 रुपए है। तो 2 मैच के सीपी और 3 टेबल के 3 चेयर के सीपी का डिफरेंस क्या है। आप इस सवाल को परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हो और ये सवाल एलिगेशन से भी होते हैं। सुनना, एक आदमी ने 5 टेबल खरीदी हैं, प्रीवियस सवाल है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 5 टेबल खरीदी हैं, 13 चेयर खरीदी। 5 टेबल को उसने बेचा है मेरे दोस्तों 15% के प्रॉफिट पर। चेयर को बेचा उसने 10% के लॉस पर। जबकि मैं ओवरऑल की बात करूं, ओवरऑल क्या हुआ है, तो ओवरऑल हुआ है 14,220 रुपए में टोटल सामान खरीदा और पूरे ट्रांजैक्शन में उसका, पूरे लेन देन में उसको प्रॉफिट हुआ 378 रुपीस का। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या रहा, 14,220 रुपए के सामान पर उसको 378 रुपीस का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, 0 से 0 कैंसल आउट। बताओ किससे जाएगा, 2 2 4 4 8, तो 1 9, 7 3 10 8 18, 9 से तो चला गया भाई। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 5 2, तो 9 पंजे 45, 7 9 अट्ठे 72। फिर मेरे दोस्तों ये तो 2 से ही जाएगा भाई आपका 21, और इसे 2 से जाएगा 79, यानी कि 210/79%। तो 210/79% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, 210/79% का ओवरऑल प्रॉफिट। पूरे एलिगेशन को 79 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 79 गुणा 15 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1200 से 15 कम आएगा 1185, तो 1185% हो जाएगा। या 79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 790% हो जाएगा। या 79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है, आया है सर। तो हमें कह सकते हैं कि एलिगेशन लगाओगे 210 में से 79 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1000। बड़ा अच्छा आया है 1000, 200 700 900 और 100 इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये 5 8 में से 1 गया 7, 11 में से 2 गया 975। अब ये जाएगा 25 से 40 बार या 39 बार। मैंने इतनी जल्दी कैसे घटाया, 1000 माइनस 25 है, 40 माइनस 1 हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 40 बार चला गया मेरे दोस्तों, 25 से 39 बार। ये सीपी का रेशियो आ गया, ये 5 टेबल और 13 चेयर के सीपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। सीपी का पूछा है 2 टेबल के सीपी और 3 चेयर के सीपी का डिफरेंस। अगर 5 टेबल की वैल्यू 40 यूनिट है, अगर 5 टेबल का सीपी 40 है तो 1 टेबल का सीपी होगा 8 यूनिट। अगर 13 चेयर 39 यूनिट की है तो 1 चेयर होगी 3 यूनिट की, 3 यूनिट की। तो 2 टेबल का सीपी, 2 टेबल होंगे 16 के, 3 चेयर होंगी मेरे दोस्तों 9 यूनिट की। इनका डिफरेंस जो आएगा वो 16 माइनस 9 7 यूनिट आएगा। 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, 7 दूनी 14, ये नहीं है, ये आंसर है। पांच टेबल 40 की तो 1 टेबल 8 यूनिट की, 13 चेयर 39 की, 1 चेयर 3 यूनिट की। तो 2 टेबल होंगी 2 गुणा 8, 3 चेयर होंगी 3 इंटू 9। डिफरेंस पूछा है 7 यूनिट की वैल्यू। ओनली वन ऑप्शन इज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक, आप बोलोगे हाँ सर बहुत बढ़िया। सॉल्व करना चाहते हैं तो टेबल और चेयर का टोटल सीपी कितना है, टेबल प्लस चेयर का टोटल सीपी है 40 प्लस 39 79 यूनिट। 79 की वैल्यू 14,220 रुपए है। कितने गुना है, तो 79 का पहाड़ा जानते हैं, वंजा कितना बचेगा भाई, 21 और 42, 632 बचेगा। 632 कितना जाएगा मेरे दोस्तों, 8 बार जाएगा, क्योंकि 18 है भाई, ये 80 8 640 से 8 कम है ना, 18 टाइम्स जाएगा 180। ये 180 टाइम्स है तो 7 की वैल्यू भी 180 गुना होगी, 1260। ठीक है, तो बेसिक से करते अगर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं ना बच्चे राज,
इजी है। सवाल नंबर 40 बताएंगे बच्चों। ये वाला सवाल आसान है, ठीक है जी। दोनों दो क्वेश्चन और गए, फिर क्लास ओवर। बताएंगे बच्चों क्या आंसर है। बेसिक क्वेश्चन बोला है, एक टाउन की जनसंख्या 9000 है। एक साल में मेल पॉपुलेशन 10% बढ़ी, फीमेल पॉपुलेशन 8% बढ़ी, कुल आबादी 9% बढ़ी। कस्बे में बढ़ी, इंक्रीज्ड फीमेल पॉपुलेशन इन टाउन। देखो बच्चों, सवाल इतना प्यारा है, एलिगेशन से ही सॉल्व होगा। बेस वैल्यू पता करनी पड़ेगी। जैसे एक टाउन की पॉपुलेशन 9000 है, जिसमें मेल भी है फीमेल भी है। अब मेल पॉपुलेशन 10% बढ़ गई, फीमेल पॉपुलेशन 8% बढ़ गई, जबकि कुल जनसंख्या मतलब मेल प्लस फीमेल, टोटल पॉपुलेशन मेल प्लस फीमेल 9% बढ़ी। तो मेल फीमेल की संख्या का रेशियो कितना होगा बच्चों? 1:1, यानी कि मेल और फीमेल बराबर बराबर हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन 9000 है तो फीमेल भी बराबर, मेल फीमेल बराबर बराबर है, आधा आधा। 4500 फीमेल है, 4500 मार्क मत कर देना, गलत आंसर है। तो इनिशियल पॉपुलेशन है फीमेल की। सब बच्चों ने 4500 मार्क कर दिया। गधा लोग, इस सवाल में पूछा यह गया है इंक्रीज्ड फीमेल पॉपुलेशन इन द टाउन, बढ़ी हुई फीमेल आबादी पूछी है। अगर 4500 फीमेल तो इनिशियल शुरुआत में थी, फीमेल पॉपुलेशन 8% बढ़ गई, तो 4500 का 8% होता है 360। तो 4500 में 360 बढ़ के 4860 फीमेल पॉपुलेशन हुई है। एग्जामिनर जानबूझ के 4500 दे देता है, जिससे कि बच्चे जानते हुए भी जल्दबाजी में वो टिक कर दें, फिर घर पे आकर रोएं। ठीक है, चलेगा दोस्तों, आगे चलेंगे। एलिगेशन तो बेस इनिशियल वैल्यू का रेशियो देता है। लास्ट क्वेश्चन 41 नंबर सवाल बच्चों, जवाब देंगे क्या आंसर है। तो देखो, मॉडरेट क्वेश्चन भी करने हैं, बढ़िया मेंस लेवल भी करना है तगड़ा, और ये लेवल आपको केवल यही मिलेगा। ठीक है भाई। सवा घंटे की क्लास में जितने जल्दी मैं आपको सवाल करवाता हूं, क्वालिटी लेवल के, मरे हुए नहीं, क्वालिटी लेवल के, रेलेवेंट भी और क्वालिटी लेवल के। एक भी सवाल ऐसा नहीं जो आप कह सको कि सर ये तो बहुत मुश्किल, ये नहीं आएगा पेपर में। सारे सवाल बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट है, ठीक है ना। कैलकुलेटिव हो सकते हैं, टफ हो सकते हैं, बट एग्जाम में आने लायक ही सारे सवाल है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के। जितने मैं आपको करवाता हूं, कोई नहीं करवाएगा 1.5 घंटे सवा घंटे की क्लास में। और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूं। अगर कोई बालक खुद से मेहनत कर रहा है तो उसको वाकई में सब समझ में आएगा। जो ढीला बालक है, जो ऐसी राम भरोसे, उसको नहीं आएगा, वो मेरे को झेल ही नहीं सकता। मेरे को झेलना कोई आसान काम थोड़ना है, बुद्धि चाहिए भाई। मेहनती बालक ही टिक सकता है मेरे साथ। ये करो। एक क्लास में गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 75 है, बॉयज के 64 है। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 68.4 है। क्लास पे गर्ल्स का परसेंटेज क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल प्री में और मेंस में आ रखे हैं, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि एवरेज मार्क्स निकाले जाते स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के। बॉयज के एवरेज मार्क्स हैं 64, जबकि गर्ल्स के एवरेज मार्क्स है 75। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स है 68.4। तो क्लास में गर्ल्स का परसेंटेज, गर्ल्स आपसे पूछा है तो माइनस करेंगे मेरे दोस्तों, इसमें से कितना आएगा? 6.4 आ जाएगा। ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4.4 आ जाएगा। सॉरी, गलत कर दिया हमने, 75 में से घटाना ही ना ये तो आप 6 आएगा मेरे दोस्तों। ये 6.6 आएगा, सॉरी 6.6 आएगा, उल्टा कर दिया मैंने। तो ये आएगा मेरे दोस्तों 3:2, 3:2 आ गया। चलो, गर्ल्स का परसेंटेज, तो गर्ल्स कितनी है? 2 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 3 और 2 5, 2/5 है 40%। सी ऑप्शन 40% है।
समझ में आई बात? ठीक है भाई, चलेगा। तो ये आज की क्लास है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे के सवाल आप खुद से ट्राई करना। चैप्टर ओवर, बाय।